Hello everyone, you are watching Ad Plus Home Twitter, and in this session of Indian Polity and Constitution, we will study Article 290. तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जैसा कि आपको भी पता है, भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आर्टिकल्स में बांटा गया है और इन्हीं आर्टिकल्स को 22 पार्ट्स के अंतर्गत रखा गया है। इसी 22 पार्ट्स में से 12th पार्ट में फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स और सूट्स के बारे में बताया गया है, जिसके अंतर्गत आर्टिकल 264 से लेकर आर्टिकल 308 तक के सारे आर्टिकल्स आते हैं। यहाँ हम बस आर्टिकल 290 पर चर्चा करेंगे। आर्टिकल 290 पार्ट 12 के चैप्टर फर्स्ट के अंतर्गत आता है। चैप्टर फर्स्ट में फाइनेंस के बारे में बताया गया है। यहाँ मैं पहले कंटेंट को इंग्लिश में रीड करूँगा, फिर उसकी मीनिंग आपको हिंदी में समझाऊंगा ताकि आपको कंसेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा समझ आ सके। Article 290 talk about adjustment in respect of certain expenses and pensions. Article 290 में कुछ expenses और pensions के संबंध में adjustment के बारे में चर्चा की गई है। देखिए, कुछ expenses और pension दिए जाते हैं। अब ये expenses और pension किसके द्वारा दिए जाएं? ये स्टेट के द्वारा दिए जाएं या फिर यूनियन के द्वारा दिए जाएं? तो कभी कभार क्या होता है कि यूनियन स्टेट दोनों ही देते हैं, तो कौन कितना दे एक्सपेंसेस और पेंशन, तो इसमें एडजस्टमेंट करना होता है कि कौन कितना दे। तो उसी के बारे में यहाँ पे चर्चा की गई है। तो यही कहा गया है, एक्सपेंसेस और पेंशन्स के संबंध में एडजस्टमेंट के बारे में बताया गया है। Where under the provisions of this constitution, the expenses of any court or commission or the pensions payable to or in respect of a person who has served before the commencement of this constitution under the crown in India or after such commencement in connection with the affairs of the union or of a state are charged on the consolidated fund of India or the consolidated fund of a state, then if जहां इस संविधान के प्रावधानों के अधीन किसी कोर्ट या कमीशन का एक्सपेंसेस या किसी व्यक्ति को या उसके संबंध में जिसने इस कॉन्स्टिट्यूशन यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रारंभ से पहले भारत में क्राउन के अधीन या ऐसे प्रारंभ के बाद यूनियन या किसी राज्य के अफेयर्स यानी कार्यकलाप के संबंध में सेवा की है, उसे पेवल जो पेंशन है भारत के कंसोलिडेटेड फंड या किसी स्टेट के कंसोलिडेटेड फंड पर चार्ज किया जाएगा, यानी उसमें से दिया जाएगा। देखिए, आप इसे आसान शब्दों में समझिए। संविधान के प्रावधानों के अधीन यदि कोई कोर्ट है या फिर कोई कमीशन है, उसका कुछ एक्सपेंसेस है, और यदि कोई व्यक्ति है जो कि इस कॉन्स्टिट्यूशन के प्रारंभ से पहले, जो पहले क्राउन होता था, उसके अंदर काम कर चुका है, अपनी सेवा दे चुका है, या संविधान आने के बाद, प्रारंभ होने के बाद यूनियन, केंद्र या राज्य के कार्यकलाप में अपनी सर्विस दे चुका है, तो उसे पेबल जो पेंशन है, उसे जो पेंशन दिया जाएगा, चाहे कोर्ट को, यहाँ पे दो बात की गई है, उस व्यक्ति को पेंशन को, और कोर्ट और कमीशन क्या एक्सपेंसेस, पेंशन और ये जो कोर्ट और कमीशन का एक्सपेंसेस है भारत के कंसोलिडेटेड फंड या किसी स्टेट के, राज्य के कंसोलिडेटेड फंड पर चार्ज की जाएगी, मतलब उसमें से पैसा दिया जाएगा। अब यहाँ पर जो है पॉइंट नंबर ए और बी दे दिया गया है, जो है कंसोलिडेटेड फंड किस जब चार्ज होगा भारत पर, और जब कंसोलिडेटेड फंड चार्ज होगा किसी भारत के किसी स्टेट पर। यहाँ दो पॉइंट्स में उसे डिवाइड कर दिया गया है। तो पहला जो पॉइंट है वो भारत के कंसोलिडेटेड जो फंड है वो जब चार्ज होगा भारत पर, जो है कंसोलिडेटेड फंड, और दूसरा है जो कंसोलिडेटेड फंड जब स्टेट का कंसोलिडेटेड फंड जो है वो अगली स्लाइड में आएगा, वो उसके बारे में है। तो दोनों के बारे में पढ़ लेते हैं, इसके बारे में क्या बताया गया है। पॉइंट नंबर ए, इन द केस ऑफ अ चार्ज on the consolidated fund of India, the court or commission serves any of the separate needs of a state or the person has served wholly or in part in connection with the affairs of a state। देखिए, जब भारत के consolidated fund पर चार्ज के केस में जो है कोर्ट या कमीशन राज्य के सेपरेट नीड्स में से किसी की पूर्ति करता है, या व्यक्ति ने जो है, जिस व्यक्ति की हम चर्चा कर रहे थे, उस व्यक्ति ने राज्य के कार्यकलापों यानी अफेयर्स के संबंध में पूर्णतः या उसके किसी भाग की सेवा की है, मतलब पूरी तरह सेवा की है, या फिर किसी पार्ट वाइज सेवा की है कुछ समय के लिए,
तो उस समय में जो है इन केसेस में जो है जो एक्सपेंसेस और पेंशन दिया जाएगा वो भारत के कंसोलिडेटेड फंड पर चार्ज होगा। देखिए आप इसे आसान शब्दों में समझिए। जो पैसा कंसोलिडेटेड फंड पर चार्ज होगा वो कौन सा पैसा होगा? वो होगा, मान के चलिए कोई कोर्ट या कमीशन है जो किसी राज्य के सेपरेट नीड्स में से किसी की पूर्ति करता है। राज्य को कोई इशू आएगा कोर्ट कचहरी वगैरह के लिए तो वो कोर्ट कचहरी में जाएगा, कोर्ट और कमीशन में। तो वहाँ जो पैसा दिया जाएगा उस कोर्ट और कमीशन को वो कंसोलिडेटेड फंड पर चार्ज होगा। या फिर किसी पर्टिकुलर पर्सन का जो सेपरेट नीड्स है, जिसने सर्व किया है यूनियन को पूरी तरह से पूरे जीवन भर, तो और राज्य को भी सर्व किया है, राज्य के कार्यकलापों में भी सर्व किया है, अफेयर्स में भी सर्व किया है, लेकिन राज्य में जो सर्व किया है वो थोड़े समय के लिए किया है। जैसे मतलब मान के चलिए कि किसी ने 25 साल का करियर है, 25 साल काम किया, जिसमें 25 साल के 25 साल तो पूरा उसने यूनियन को दिया। उस 25 में से जो है 5 साल जो है यूनियन और स्टेट दोनों में काम किया। तो उसमें जो है पेंशन उसे कहाँ से दिया जाएगा? पेंशन उसको जो है भारत के कंसोलिडेटेड फंड पर चार्ज किया जाएगा, है ना? है ना? तो क्योंकि वो कोर्ट और कमीशन में काम कर रहा था तो वो, और जो है पूरी तरह से यूनियन में काम कर रहा था, तो पैसा का जो पेंशन वगैरह है उसे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ही चार्ज होगा। Point number B. In the case of charge on the consolidated fund of a state, the court or commission serves any of the separate needs of the union or another state, or the person has served wholly or in part in connection with the affairs of the union और another state। स्टेट कंसोलिडेटेड फंड पर चार्ज के केस में कोर्ट या कमीशन यूनियन या किसी अन्य स्टेट के सेपरेट नीड्स में से किसी की पूर्ति करता है, या व्यक्ति के यूनियन या किसी अन्य स्टेट के कार्यकलापों के संबंध में पूर्णतः या उसके किसी भाग की सेवा की है तो उसको जो है पेंशन वगैरह दे देता है। अब देखिए इसमें ये कह रहा है कि अगर कोर्ट या कमीशन जो होता है किसी यूनियन या किसी अन्य स्टेट के, यहाँ मैं स्टेट के कोर्ट या कमीशन की बात कर रहा हूँ, किसी यूनियन या किसी अन्य स्टेट के सेपरेट नीड्स में से किसी की पूर्ति करता है, चाहे यूनियन की चाहे अपने अलावा किसी अन्य स्टेट के सेपरेट नीड्स की पूर्ति करता है, या उस व्यक्ति की जो पेंशन वगैरह देता है जो व्यक्ति उसके यहाँ तो पूरी तरह काम कर रहा है, लेकिन किसी यूनियन या किसी अन्य स्टेट के कार्यकलापों के संबंध में पूर्णतः पूरी तरह से या उसका कुछ आधा अधूरा काम, मतलब कि बाय पार्ट कुछ समय के लिए काम करता है। मान के चलिए कि कोई व्यक्ति है जो पूरी ज़िंदगी काम कर गया स्टेट में, स्टेट के लिए, स्टेट के कोर्ट्स के लिए, कमीशन के लिए या स्टेट के लिए, या फिर थोड़ा बहुत काम किया उसने किसके लिए, थोड़ा बहुत या पूरी तरह यूनियन के लिए या फिर किसी स्टेट अन्य स्टेट के लिए। तो जैसा उसको कहा गया था स्टेट की तरफ से उसने ऐसा किया, तो उसको पेंशन कहाँ से दिया जाएगा? उसको पेंशन जो है उस पर्टिकुलर स्टेट से दिया जाएगा जहाँ उसने पूरी तरह से पहले काम किया, वो स्टेट। तो कंसोलिडेटेड फंड, वो तो यहाँ पर जो पैसा चार्ज किया जाएगा वो स्टेट कंसोलिडेटेड फंड पर चार्ज किया जाएगा। They shall be charged on and paid out of the consolidated fund of the state, or as the case may be, the consolidated fund of India or the consolidated fund of the other state. Such contribution in respect of the expenses or pensions as may be agreed or as may be default of agreement be determined by the an arbitrator to be appointed by the Chief Justice of India। देखिए पिछले जो बताए गए मैंने दो पॉइंट्स नंबर ए और जो पॉइंट नंबर बी बताया है अभी, उसमें बताए गए एक्सपेंसेस, चाहे वो कोर्ट और कमीशन का जो एक्सपेंसेस है या पेंशन्स के संबंध में जो है कंट्रीब्यूशन जैसा जैसा अग्रीड पाया जाए या अग्रीमेंट के डिफ़ॉल्ट अग्रीमेंट में की स्थिति में यदि कोई राज़ी ना हो, तो ना स्टेट ना अन्य स्टेट ना यूनियन, तो उसमें जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया द्वारा अपॉइंटेड एक आर्बिट्रेटर यानी मध्यस्थ द्वारा डिटरमाइन किया जाए कि चार्ज किया जाएगा और
और डिटरमाइन किया जाएगा उस मध्यस्थ के द्वारा कि कौन कितना पैसा देगा और कौन पेंशन देगा, और तब वैसे उसमें से चार्ज किया जाएगा पैसा, और उसमें से जो है यथास्थिति जैसा भी इस केस हो, स्टेट के कंसोलिडेटेड फंड या भारत के कंसोलिडेटेड फंड या अन्य किसी अदर स्टेट के कंसोलिडेटेड फंड में से पे किया जाएगा पैसा। ठीक है, तो इसमें ये बता दिया गया। इसे आप आसान शब्दों में ऐसा कह सकते हैं, मान लीजिए कि अभी जो भी मैंने बात बताई पॉइंट नंबर ए और बी में, उससे यह नहीं पता लग पाता कि एक्सपेंसेस कहाँ से दिया जाए या फिर पेंशन वगैरह व्यक्ति को कहाँ से दिया जाए। तो ऐसे केस में पेंशन्स के के कंट्रीब्यूशन के संबंध में, इन सब के कंट्रीब्यूशन के संबंध में, तो अगर स्टेट या फिर अन्य स्टेट या यूनियन किसी बात पे अग्री हो जाते हैं, एक अग्रीमेंट पे, तब तो ठीक है, वो अपना अपना बांट लेंगे किसको कितना देना है, तो कौन व्यक्ति को देगा, कौन कोर्ट और कमीशन को देगा, तो वो बात कर लेंगे। लेकिन जब अग्रीमेंट का डिफ़ॉल्ट हो जाता है कि कोई किसी बात पर राज़ी ही नहीं हो रहा, तो उस समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होगा, तो वो एक अपॉइंट करेगा आर्बिट्रेटर, जो मध्यस्थता के रूप में कार्य करेगा इन तीनों के बीच, और वह डिटरमाइन करेगा कि कौन जो है किस मतलब कौन जो है कितना पैसा देगा और कितना पैसा किसके ऊपर चार्ज किया जाएगा। स्टेट के कंसोलिडेटेड फंड पर कितना चार्ज किया जाएगा, या फिर कंसोलिडेटेड फंड पर, भारत के कंसोलिडेटेड फंड पर कितना चार्ज किया जाएगा, या फिर अन्य स्टेट के कंसोलिडेटेड फंड पर कितना चार्ज किया जाएगा, और किस में से कितना पैसा दिया जाएगा, या फिर एक ही कोई किसी एक ही फंड में से किसी को पैसा दे दिया जाए कंसोलिडेटेड फंड में से। तो ये चीफ जस्टिस जो आर्बिट्रेटर मध्यस्थता अपॉइंट करेगा, वह इस बात को डिसाइड करेगा लास्ट में, अगर अग्रीमेंट नहीं हुआ इन तीनों के बीच की। ठीक है, तो इसमें हमने देख लिया कि कोर्ट और कमीशंस के खर्चे जो हैं, उनको वो किस कंसोलिडेटेड फंड पर चार्ज होंगे, स्टेट के या फिर भारत के, या फिर किसी कोई व्यक्ति यदि काम कर रहा है, उसने दोनों जगह काम किया है, स्टेट में भी और यूनियन में भी, अगर पूरी तरह स्टेट में काम कर रहा है और तो स्टेट में उसको पैसा दिया जाएगा स्टेट के कंसोलिडेटेड फंड से, अगर पूरी तरह यूनियन में काम कर रहा है तो यूनियन के कंसोलिडेटेड फंड में से पैसा दिया जाएगा। तो ये सब हमने देख लिया। ठीक है, मतलब जहाँ व्यक्ति ज़्यादा काम करेगा वहाँ उसे उसी उसी जगह से उसे पेंशन वगैरह दिया जाएगा। तो यही सब हमने इसमें देखा इस आर्टिकल में। थोड़ा ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड आर्टिकल था, बाकी आप इसे एक और दो बार और पढ़ेंगे और भी काफ़ी रीडिंग वगैरह भी करेंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा। देखिए, थोड़ा मैं पॉइंट नंबर ए बी में जो पेंशन की बात की गई थी व्यक्ति की, उसके ऊपर थोड़ा चर्चा कर लेता हूँ। पॉइंट नंबर ए जो है, उसमें कहा गया था यदि व्यक्ति पूरी तरीके से यूनियन में काम कर रहा है और कुछ पार्ट जो है उसमें से जो है वह स्टेट में काम कर रहा है, तो उसको जो पेंशन है यूनियन देगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि व्यक्ति पूरी तरीके से स्टेट में काम कर रहा है पॉइंट नंबर बी में, लेकिन उसका कुछ पार्ट जो वो काम कर रहा है अपने जीवन का, थोड़ा सा पार्ट वो यूनियन में भी कर रहा हो सकता है, यूनियन में कर रहा हो या फिर किसी अन्य स्टेट में कर रहा हो, लेकिन उसको तो पैसा उसी स्टेट से दिया जाएगा जिस स्टेट में वो पूरी तरीके से सर्व कर रहा है, उसी से उसी तो उस स्टेट के कंसोलिडेटेड फंड पर चार्ज होगा उसका एक्सपेंडिचर। और जहाँ पॉइंट नंबर ए में, वहाँ जहाँ वो यूनियन में पूरी तरीके से काम कर रहा है, वहाँ यूनियन के कंसोलिडेटेड फंड पर चार्ज होगा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर चार्ज होगा पेंशन का जो इसका अमाउंट होगा। तो यही है इसमें, बाकी तो सारे टर्म आपको क्लियर ही हो गए होंगे। If this video is helpful for you, then please like and share this video, and if you want see some more these type of videos, then subscribe the channel and click the bell icon and select the all option for upcoming videos. And I hope you have a great experience by watching the Ad Plus Home Tutor.